सभी का अगले वीडियो में स्वागत है। हमारा अगला बिंदु है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि उसमें कठोरता और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। अनुच्छेद 368 संशोधन विधि दी गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की विधि दी गई है कि भारत के संविधान में अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। वैसे हम जानते हैं कि संविधान संशोधन के लिए हमें व्यवस्थापिका यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की सहायता से संशोधन होता है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से कठोरता और लचीलापन ब्रिटेन के संविधान से, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी हमने अमेरिका के संविधान से जो प्रस्ताव लिया है वो कठोरता का, और लचीलापन हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। यानी क्या कहना चाह रहा है कि हमने जो कठोरता का प्रस्ताव है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, यानी कठोरता की बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। और जो लचीलापन है, ठीक है ना, यानी हमारे संविधान में जो लचीलापन की जो बातें हैं, जो प्रावधान है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से स्वीकार की। ठीक है। इसलिए हमारा संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों है। संविधान संशोधन की 3 विधियां, कितनी विधियां? 3 विधियां, यानी संविधान संशोधन की 3 विधियां दी गई है। ठीक है। पहली है साधारण बहुमत के द्वारा। अगर संविधान में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत के द्वारा वो संशोधन पास किया जाता है। लोकसभा के सभी सदस्यों और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से उस विधेयक को पास किया जाता है। दूसरी जो हमारी विधि है वो है पूर्ण या 2/3 बहुमत। अगर संविधान में कोई विधेयक पेश होता है और उसको 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, कम से कम 2/3 बहुमत से, क्योंकि उस विधेयक को लेकर संसद के अंदर दोनों सदनों में विरोधाभास होता है, वाद विवाद जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से कम 2/3 बहुमत का होना आवश्यक होता है। अगर 2/3 बहुमत से वह विधेयक पास होता है तो उसे स्वीकृत माना जाता है। तीसरी विधि है 2/3 बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति। तीसरी विधि सबसे मुश्किल और कठोर विधि है। ठीक है ना। इसमें कम से कम 2/3 बहुमत किसका? लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, और भारत के सभी राज्यों, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कम आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति या उनका मतदान होना आवश्यक है, तभी वो विधेयक पास माना जाएगा। और जब भारत के किसी विधेयक में 2/3 बहुमत के साथ में राज्यों की सहमति को माना जाता है तो वह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी जो प्रथम विधि है वो बहुत सरल है, दूसरी उससे कठोर है और तीसरी सबसे कठोर है। इसलिए भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें एक प्रकार से कठोरता और लचीलापन दोनों का मिश्रण है, क्योंकि पहली विधि लचीली है, दूसरी थोड़ी उससे कठोर है और तीसरी उससे भी कठोर है। इसके बाद हमारी अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन व्यवस्था जो हमारे संविधान में है। संविधान का भाग 18 यानी संविधान के अध्याय 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है कि ऐसे कौन कौन से आपातकालीन उपबंध हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा देश में या किसी राज्य में आपातकाल या संकट काल की घोषणा की जाती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अनुच्छेद 352, बाहरी आक्रमण, बाहर से अगर किसी देश का आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह, अगर हथियारों के साथ में विद्रोह होता है, युद्ध की स्थिति या हमारे देश को युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे संकट के समय राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। दूसरा है अनुच्छेद 356। 356 का मतलब है संवैधानिक तंत्र का किसी कारण विफल होना। भारत के किसी भी राज्य में
अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत की शासन व्यवस्था में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने का मतलब है कि वहां की शासन व्यवस्था जो है संविधान के अनुकूल नहीं है, या वहां की सरकार शासन को चलाने के लिए योग्य नहीं है, या वो ऐसे नियम और कानून बना रही है जो वहां की जनता के हित में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट उत्पन्न होना। जब किसी देश में या किसी राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, यानी आर्थिक संकट, धन की कमी होना, जिससे बहुत सारी समस्या पैदा होती है, रोजगार की समस्या होती है, विकास की गति रुक जाती है, देश का विकास कार्य रुक जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी एक प्रकार से ऐसे आर्थिक संकट में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट की घोषणा की जाती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे संविधान में 352, 356, 360 के तहत आपातकालीन उपबंध दिए हुए हैं। अगर इनके द्वारा अगर कोई भी संकट पैदा होता है तो राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल की घोषणा करता है। इसके बाद है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का हमें निर्माण करना है, और हमारा संविधान ऐसे कल्याणकारी नियमों के कारण एक आदर्श संविधान माना जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के क्या आदर्श हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले नीति निर्देशक, हमने जो विशेषता पढ़ी थी पहले कि नीति निर्देशक तत्वों द्वारा संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया है। ऐसा राज्य बनाना जिसमें सभी नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो, सभी नागरिकों को सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर प्रयास करें। और इसके लिए क्या आवश्यकता है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करना, ठीक है ना। और सभी सरकारें कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का पालन करती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि नागरिकों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास, पर्याप्त चिकित्सा, शिक्षा आदि उपलब्ध करवाए, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह सभी नागरिकों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए, ठीक है ना। जब सभी नागरिकों को ये सारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएगी तो नागरिकों का जीवन स्तर सुधर जाएगा, ठीक है ना। केंद्र व राज्य नियोजन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को उत्तम बनाए। केंद्र व राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह नियोजन पद्धति को अपनाए। नियोजन यानी योजना बनाए कि उन्हें कौन कौन से कल्याणकारी कार्य करने, कौन कौन से विकासात्मक कार्य करने, उनके आधार पर वह कार्य करें और नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, देश का विकास कार्य करें और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारें। तो इन सभी कल्याणकारी कार्यों करने के लिए हमारे संविधान में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका नीति निर्देशक तत्व निभाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये हमारी संविधान की विशेषताएं थी जो आपको मैंने बताई। तो पिछले वीडियो से लेके अब तक ये संविधान की सारी विशेषताएं हैं, ठीक है।